बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, सबसे पहले तो एक खबर मार्केट में गर्दिश कर रही थी और कुछ लोग ये दावा कर रहे थे कि बहुत जल्द इमरान खान साहब शौकत खानम अस्पताल में, ये कहा जा रहा था कि पहुँच जाएंगे, लेकिन अलीमा खानम साहिबा ने इसकी तरदीद की है। एक तो इमरान खान साहब की बहनें पहुँची अडियाला जेल में, तो इसमें 2-3 डेवलपमेंट है इमरान खान साहब के हवाले से। एक उनके बेटों के वीज़ा के हवाले से, एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान साहब के हवाले से जो केस चला वो, कि उनकी जो ज़मानतें हैं 9 मई के मामलात में, और दूसरा शौकत खानम में क्या उन्हें शिफ्ट किया जाएगा। ये वो चीज़ें हैं जो मैं सबसे पहले इमरान खान साहब के बारे में आपके सामने रखता हूँ। इमरान खान की बहन ने कहा कि अभी चंद दिन पहले, और उन्होंने बताया बिल्कुल चंद दिन पहले की ये बात है कि एक बहन इमरान खान की, इमरान खान से उन्होंने देखा उन्हें जब अदालत में केस चल रहा था, और बुध को मेरी बहन ने इमरान खान को देखा था। वो कहती हैं कि इमरान खान बिल्कुल ठीक हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि उनका वज़न कम हो रहा है और छोटे मोटे इश्यूज़ हैं। वो वजह यह है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है और वो एक छोटी सी जगह में बंद हैं। उन्हें 22 घंटे तक अंदर कैद रखा जाता है, बाहर छोड़ा नहीं जाता। तो ये वो वजूहात हैं जिनकी वजह से कोई भी आदमी हो, सेहतमंद आदमी भी हो, नौजवान भी हो, तो उसके साथ प्रॉब्लम हो जाती है। इमरान खान साहब 70+ हैं, गो के वो बहुत कोशिश करते हैं अपने आप को, अपनी सेहत को ठीक रखने के लिए, लेकिन इसके बावजूद ये मल्टीपल इश्यूज़ तो होते हैं। अब जब शौकत खानम की बात हुई तो उन्होंने कहा जी नहीं, मैं नहीं समझती कि इमरान खान को शौकत खानम शिफ्ट होना होगा, ना ये इमरान खान को कभी निकालेंगे कहीं बाहर ले जाने के लिए, और ना ही वो बिस्तर पर पड़ने वाले हैं। यानी वही आदमी जाएगा ना जो बिस्तर पे पड़ जाएगा, जिसकी कमर लग जाएगी बिस्तर के साथ, तो उसको हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। तो इमरान खान तो ऐसे नहीं है, वो हिम्मत वाले आदमी हैं। मुझे नहीं मालूम कि ये बात कहाँ से आई कि गंडापुर ने दरख्वास्त की है कि शौकत खानम में इमरान खान को शिफ्ट किया जाए। ये खबर एक्चुअली इस तरह से आई थी कि गंडापुर साहब ने कोई दरख्वास्त की है कि इमरान खान साहब को शौकत खानम अस्पताल शिफ्ट कर दिया जाए या उन्हें वहाँ पे दाखिल करवा दिया जाए। इमरान खान साहब मुझे नहीं लगता कि ऐसा वो करेंगे। हाँ, लेकिन एक जो दरख्वास्त है वो उनकी पार्टी की जानिब से दी जा रही है, और वो ये कहा जा रहा है, पार्टी भी कह रही है, उनकी बहनें भी कह रही हैं कि इमरान खान साहब को उनके डॉक्टरों से चेक करवाएं और ये इजाज़त दी जाए कि इमरान खान साहब के जो अपने मुआलिज हैं वो आएँ और आकर इमरान खान साहब को जेल में देखें, ताकि जो है इमरान खान साहब की भी और बाकी फैमिली की और जो कारकुन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनकी भी तसल्ली हो जाए। इस पे जो है वो शौकत बसरा साहब ने एक आइडिया दिया है कि तमाम MPs MNAs जाके अडियाला के बाहर पुरअमन तौर पे बैठ जाएं, जब तक इमरान खान साहब को उनके अपने डॉक्टरों से ना मिलवाया जाए तब तक वो वहाँ पे धरना देकर बैठें और एहतजाज करें। बहरहाल इमरान खान साहब की बहनों को जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक के लिए तो इतला ये थी कि उन्हें नहीं मिलवाया गया। इमरान खान साहब के बेटों के नाइकॉप के हवाले से, देखिए नाइकॉप वाला मामला तो लटका हुआ है, वो तो लंबा चलेगा, लेकिन उनके बेटों को वीज़े भी फराहम नहीं किए जा रहे और ये मामला लगातार हुकूमत की जानिब से लटकाया जा रहा है। तो हुकूमत ये देख रही है कि कब वीज़े फराहम करने हैं उनके बेटों को। मेरे ख्याल में हुकूमत ये फैसला तब करेगी जब चीज़ें थोड़ी डाउन हो जाएंगी, और तब वो उनके बेटों को आने की इजाज़त देगी और इमरान खान से मिलने की इजाज़त देगी। हुकूमत ऐसे मौके पर नहीं आने देगी जब मामला ज़रा गर्म हो। जो मुझे दिखाई देता है वो ऐसे ही है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज इमरान खान साहब का केस लगना था, और ये केस शहबाज रिजवी साहब और तारक बाजवा साहब, 2 जज हैं लाहौर हाई कोर्ट के, उन्होंने इमरान खान साहब के खिलाफ फैसला दे दिया था, उनकी ज़मानत खारिज कर दी थी 9 मई के हवाले से। और जिस बुनियाद पे खारिज की थी, यानी वो बड़े अजीबोगरीब मामलात थे। यानी एक पुलिस वाला कहता है कि वो सोफ़े के नीचे था, कोई कहता है जी मैं टेबल के नीचे था, कोई कहता है जी मैं पर्दे के पीछे था। तो इस तरह की गवाहियों की बुनियाद के ऊपर इमरान खान साहब की साजिश को दुरुस्त मानते हुए लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब की जो ज़मानत है 9 मई में, उसे कैंसिल कर दिया था, उन्हें ज़मानत नहीं दी थी। तो अब ये जस्टिस याह्या अफरीदी साहब की अदालत में मामला है, तो याह्या अफरीदी साहब केस की मेरिट पर बात नहीं करेंगे, ये उन्होंने अपनी अदालत के अंदर कहा। यानी जो बज़ाहिर रिपोर्ट हुआ है, सदीक जान साहब ने रिपोर्ट किया, अलीमा खान साहिबा ने बताया, कुछ और वकला उन्होंने भी ये बात की है, तो वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ एक पॉइंट पर बात करेंगे कि आया वो ज़मानत के केस में मेरिट को डिस्कस कर सकते थे या नहीं। यानी लाहौर हाई कोर्ट में जो ज़मानत का केस है उसके अंदर जो केस के मेरिट्स हैं कि ये केस ठीक तरह बना है या नहीं बना, इसको डिस्कस किया जा सकता था या नहीं किया जा सकता था, सिर्फ ये नुकता हम यहाँ पे उठाएंगे, हम मेरिट्स के ऊपर बात नहीं करेंगे। इसका सादा मतलब जो मुख्तलिफ लोगों ने समझाया, जो वहाँ पे जर्नलिस्ट मौजूद थे, उन्होंने, क्योंकि मैं कोर्ट रिपोर्टर नहीं हूँ, मैं इतना कानूनी मामलात को नहीं जानता, एक तालिब इल्म हूँ इस हवाले से, लेकिन जो चीज़ें सामने आई मैं आपके सामने रख देता हूँ। जितना मैंने इसको समझा है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नहीं चाहती कि ये वाले मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आए कि एक पुलिस वाला टेबल के नीचे छुप गया, कोई पर्दे के पीछे घुस गया, कोई सोफे के नीचे घुस गया,
और ये पुलिस वालों ने इस तरीके से इमरान खान साहब की साजिश पकड़ी, फिर कभी रिपोर्ट भी नहीं की, फिर कभी जय वकुआ पे भी नहीं गए, फिर उसके बाद कभी किसी को बताया भी नहीं, और जब बताया तो उसके बाद भी कोई वहां पे नहीं गया, किसी ने जाके इलाके का नक्शा नहीं बनाया। पुलिस वालों को यह भी नहीं पता था कि मेन दरवाजे से लेकर अंदर इमरान खान के कमरे तक 20-25 मीटर का फासला होगा, 20 मीटर का फासला होगा, तो वो कहते नहीं 300 मीटर तक का फासला उन्होंने बता दिया। तो एक अजीबोगरीब किस्म की कैफियत थी जो हाईकोर्ट में थी, लेकिन इसके बावजूद हाईकोर्ट ने वहां पे इमरान खान साहब को जमानत नहीं दी। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आया तो सुप्रीम कोर्ट चाहती है कि इन टेक्निकल नुक्तों के ऊपर बात ही ना हो, सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर बात करें। बहरहाल 19 तारीख अब दी गई है, ये पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो वकला हैं उन पे मुनसर है कि वो कितना ज़्यादा इन टेक्निकल इश्यूज़ को उठाते हैं और कितना ज़्यादा हुकूमत को और प्रोसिक्यूशन को और पुलिस को वहाँ पे बेनकाब करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इसमें जस्टिस याहिया अफरीदी को बिल्कुल कादी फायद ईसा बनना होगा। अगर तो वो ये चाहते हैं कि बिल्कुल भी जजेस और पुलिस और पूरा जो इंतज़ामी स्ट्रक्चर है वो एक्सपोज ना हो, तो फिर उन्हें हर हाल में मेरिट्स जो है वो डिस्कस नहीं होने देने चाहिए, यानी उन्हें कोशिश करनी होगी बिल्कुल कादी फायद ईसा की तरह बन जाए और कोई ऐसी बात सुने ही ना, और बल्कि सुनने से इनकार कर दें जिस बात पे इंसाफ हो सकता हो या जिस बात के ऊपर कोई सवाल उठता हो वो सवालात ही उठने ना दें। इस लेवल पे उन्हें जाना होगा। अब देखते हैं कि 19 तारीख को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला है वो कितनी तैयारी करके जाते हैं। बहरहाल इन्होंने वकला ने इस केस को बहुत ज़्यादा एक्सपोज भी किया है। नादरीन, एक और इम्पॉर्टेंट खबर है और वो ये है कि अमेरिका की सरजमीन पर आसिम मुनीर साहब ने जो एक तकरीब से खिताब किया, यहाँ पे कोई 100 से 150 लोग मौजूद थे और ये पाकिस्तानी थे, इन्हें इकट्ठा करके लाया गया था। तो आसिम मुनीर साहब ने गालिबन टैंपा में ये खिताब किया है और वहाँ पे मुख्तलिफ हवालों से उनका खिताब मुतनाज़ हो गया। अब कोई वीडियो तो है नहीं, ये जो लोग जिन्होंने सुना उन्होंने यहाँ के बाहर रिपोर्ट किया और उनके ज़रिए से ये मीडिया के अंदर खबरें छप गई। अब वो खबरें छपने के बाद कहीं से तरदीदें आ रही, कहीं से तस्दीकें आ रही हैं, लेकिन एक चीज़ तो क्लियर है कि आर्मी चीफ साहब ने भारत को अमरीकी सरजमीन पर खड़े होकर चैलेंज ज़रूर किया। ये बात बिल्कुल क्लियर है कि अमेरिका की सरजमीन पर खड़े होकर पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने भारत को चैलेंज किया। अच्छा, भारत को इस बात पे बड़ी तकलीफ हो रही है, वो ये कह रहा है कि जी ये कैसे हो सकता है कि हमारा एक दोस्त मुल्क है अमेरिका, उसकी सरजमीन पे खड़ा होकर हमारा एक दूसरा जो मुल्क है पड़ोसी वो हमें धमकियां लगा रहा है, तो ये हमारे लिए बड़ा एक नेगेटिव उन्होंने कहा। लेकिन आर्मी चीफ पाकिस्तानी कम्युनिटी से बात कर रहे थे, वो कोई अमेरिकन से तो बात नहीं कर रहे थे, ना वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, लेकिन उन्होंने पाकिस्तानी कम्युनिटी से जो बातें की उनमें दो चीज़ें बड़े उनके बयानात जो हैं वो वायरल हुए। एक के ऊपर तरदीद आ रही है, एक ये कहा जा रहा है कि जी मर्सिडीज और डंपर ट्रक का जो है ना, इन्होंने मिसाल दी है आर्मी चीफ ने कि एक डंपिंग ट्रक, पाकिस्तान की मिसाल उन्होंने कहा ऐसे जैसे एक डंपर ट्रक है जो बहुत माल लेकर जाता है, वो लेकर जाता है सामान, और इंडिया की मिसाल उन्होंने ऐसे दी है कि जैसे वो एक नई नवेली मर्सिडीज है जो हाईवे पे आ रही है, और अगर इनका तसादुम हो जाए तो फिर नुकसान किसका होगा, ये सवाल आर्मी चीफ ने पूछा। फिर कुछ एटमी हथियारों के हवाले से भी भारतीय मीडिया ये क्लेम कर रहा है कि धमकी आर्मी चीफ ने लगाई। अब ये जो आर्मी चीफ ने धमकी लगाई, मुझे नहीं लगता कि इसका कोई सबूत भारत के पास है, लेकिन एक चीज़ और जो अंदर से रिपोर्ट हुई है कि आर्मी चीफ का ये कहना है कि वो मिसाइल मारकर जो 10 मिसाइल मारे तो भारत के अंदर जो डैम्स बने हुए हैं उनके स्ट्रक्चर तबाह हो सकते हैं। तो ये प्रैक्टिकली ये बात मुमकिन नहीं है। वो इस तरह मुमकिन नहीं है कि रशिया ने अभी यूक्रेन में बड़ी कोशिश की है, सिर्फ टर्बाइनों को वो नुकसान पहुंचा सका है। ये जो नए बड़े जदीद डैम है ना जो भारत ने कश्मीर में बनाए, मुख्तलिफ इलाकों में बनाए, ये डैम्स कंक्रीट के बने हुए होते हैं। इनको तोड़ने के लिए आपको वहां पे बम नस्ब करने पड़ते हैं, इनकी जड़ों के अंदर घुसना पड़ता है, प्रैक्टिकली जाकर एफर्ट करनी पड़ती है, फिर जाकर आप कुछ कर सकते हैं। ऊपर से मिसाइल मार के तो अभी रशिया भी यूक्रेन के डैम्स नहीं तोड़ सका, तो ये ऐसे मुमकिन नहीं होता। हाँ, टर्बाइन्स वगैरह को उन्होंने नुकसान पहुंचाया, ये पाकिस्तान कर सकता है। डैम एक कंक्रीट का बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पाकिस्तान में कुछ ऐसी साइट्स दिखाई गई थी कश्मीर में जहाँ ये क्लेम किया गया कि भारत ने यहाँ पे मिसाइल मारे थे डैम्स के करीब या डैम्स की जो साइट्स हैं उनके ऊपर, तो कोई नुकसान नहीं हुआ। कंक्रीट का जो हैवी स्ट्रक्चर होता है उसके लिए बहुत हैवी किस्म के मिसाइल चाहिए, जैसे अमेरिका के पास है जो वो B-52 बॉम्बर के जरिए जाते हैं, वो बहुत नीचे ज़मीन में कई 100 फुट तक घुस जाते हैं, वहाँ पे जाके वो धमाका करते हैं। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी ना पाकिस्तान के पास है ना इंडिया के पास है। लेकिन आर्मी चीफ को ना बड़ी नपी तुली बात करनी चाहिए थी। बेशक वो पाकिस्तानियों से खिताब कर रहे थे और बड़ी ज़रूरत है आर्मी चीफ को इस बात की
कि जब भी वो कभी पाकिस्तान से बाहर जाएं, अव्वल तो उनका ये काम नहीं है कि वो कम्युनिटीज़ को मुखातिब करें या सियासी नौयत की बातचीत करें या इस किस्म के तजारत के मामलात या खारजा पॉलिसी के मामलात, इन पे वो बात करें। ये वज़ीर दिफा मौजूद है, वो भारत को खुद टैकल कर सकता है, खुद उन्हें जवाब दे सकता है। वजारत खारजा मौजूद है, वो भारत को जवाब दे सकते हैं, टैकल कर सकते हैं। तो आर्मी चीफ को गुरेज करना चाहिए। लेकिन अगर उन्होंने ये करना भी है तो उन्हें बड़ी नपी तुली बात करनी चाहिए, और वो जो बातचीत उन्होंने करनी है उस बातचीत के लिए बाकायदा मुझे लगता है कि एक्सपर्ट्स हायर करने चाहिए, ताकि उसके असरात फिर उस तरह ना हो। देखिए, अभी तो इस वक्त प्रॉब्लम ये है ना इंडिया के साथ कि अमेरिका इंडिया से नाराज़ है रशिया की वजह से, और उसका फ़ायदा पाकिस्तान को हो रहा है। सादा बात यह है कुल मिलाकर कि पाकिस्तान के अमेरिका के साथ उतने अच्छे ताल्लुकात नहीं है जितना पाकिस्तान को फ़ायदा हो रहा है कि अमेरिका और भारत के ताल्लुकात के बीच में एक रखना पड़ने का। लेकिन फ़र्ज़ करें कि भारत एक बहुत बड़ी मईशत है, एक बहुत बड़ी ताकत है, वो कल को कामयाब हो जाता है अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात को नॉर्मलाइज करने में, तो पाकिस्तान फिर वापस चला जाएगा ज़ीरो पे। पाकिस्तान को अपने ताल्लुकात अपने बलबूते पे बनाने हैं, और उसके लिए पाकिस्तान अपनी बहुत बड़े पैमाने पे मादनियात ऑफ़र कर रहा है, जिनमें ख़ास तौर पे रेयर अर्थ मिनरल्स हैं जो फ्यूचर फ्यूल के तौर पे काम करते हैं, यानी मुस्तकबिल में उनकी बड़ी अहमियत है। और पाकिस्तान को भी इस बात का आइडिया है, अमेरिका को भी इस बात का आइडिया है, और पाकिस्तान बड़ा रिच है। पाकिस्तान का जो कबायली इलाका है वहाँ पे ये रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। एक चीज़ और जो इस वक्त पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कर रही है, ये बड़ी अफसोसनाक है। हर जगह पे DGISPR भी ये बात करते हैं, और पाकिस्तान के आर्मी चीफ भी ये बात करते हैं कि सियासतदान करप्ट हैं, सियासतदान नाअहल हैं, सियासतदान बदनीयत हैं, वो काम नहीं करने देते, नहरें नहीं बनने देते, जो है वो तरक्की के पहिए को रोकते हैं, तरक्की नहीं करने देते पाकिस्तान को। अब बलूचिस्तान के बारे में ये लोग बार बार कहते हैं कि वहाँ के सरदारों का कसूर है, वहाँ के सियासतदानों का कसूर है। तो देखें, वहाँ के नौजवान जब भी सामने आते हैं, इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, तो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट उनका रास्ता रोकती है। वहाँ के जो मकामी सरदार हैं उन्हें बार बार लाकर बैठा दिया जाता है, और उन्हीं को सपोर्ट दी जाती है, उन्हीं के साथ बातचीत की जाती है। तो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने वहाँ पे एक ऐसा जकड़ा हुआ निज़ाम कायम किया है जिसमें ये सरदार और सियासतदान मिलकर बलूचिस्तान का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। यही कुछ कबायली इलाकों में भी किया जाता रहा, लेकिन वहाँ पे इमरान खान साहब की एक तहरीक चली तो एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का शऊर आया। अब लोग अपना वोट का हक छीन लेते हैं, तो एक दिन आएगा बलूचिस्तान में भी लोग अपना वोट का हक छीन लेंगे और फिर अपने वोटों के ऊपर पहरा देंगे। एक वक्त आ जाएगा, अभी तो नहीं हो रहा, लेकिन ये सारा खराबा जो है इसके पीछे पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है। लेकिन सियासतदानों को करप्ट और बेईमान कहकर ये साबित नहीं किया जा सकता कि एस्टेब्लिशमेंट बहुत अच्छी है। लेकिन जितने सियासतदान हैं ये सारे के सारे एस्टेब्लिशमेंट के ताबे हैं, और इनको एस्टेब्लिशमेंट ने ज़्यादातर को बनाया है। और अब वो बगावत पे उतरे हुए उनमें से बहुत सारे, क्योंकि वो ये समझ गए हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ने अपनी कमाई के लिए या अपने मामलात को बेहतर तरीके से चलाने के लिए हमें तैयार किया था, हमें इस्तेमाल कर दिया जाता है और सारी मलाई खा जाती है एस्टेब्लिशमेंट। लिहाजा अब सियासतदान भी सियाने होना शुरू हो गए हैं और वो अपनी गेम भी कर रहे हैं। अब हर जगह जो है वो ये जाकर कहना कि सियासतदान जो हैं वो बहुत बुरे हैं और हम बहुत अच्छे हैं, इससे भी बात नहीं बनेगी। मेरे ख्याल में पाकिस्तानी हकीकत जान चुके हैं। पाकिस्तान एक सियासतदान ने बनाया था, किसी जर्नैल ने नहीं बनाया था, किसी जज ने नहीं बनाया था। पाकिस्तान एक सियासतदान ने बनाया था और सियासत करके बनाया था, और इस दुनिया की तारीख में ये बात हमेशा दर्ज भी रहेगी। नादरीन, बिलावल ने एक स्टेटमेंट दिया है। बिलावल ने अपने स्टेटमेंट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दहशतगर्द करार दिया कि एक जमात दहशतगर्द बन गई जो उन्होंने 9 मई को किया। तो ये तो बिलावल ने कहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में। 9 मई को हुआ क्या था? इमरान खान साहब को गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया गया था। जख्मी होने के बावजूद उन्हें गिरबान से पकड़कर घसीटा गया और उनके ऊपर तशद्दुद किया गया। उन्हें मारते हुए रेंजर्स वाले घसीटते हुए लेकर चले गए और ये मनाजर नेशनल टीवी पे चला दिए गए। पाकिस्तानियों का गमो गुस्सा था, पाकिस्तानी निकले और उन्होंने एहतजाज शुरू कर दिया। रेंजर्स क्योंकि पाकिस्तानी फौज के कंट्रोल में है, लिहाजा जहां जहां पे फौज के मौजूद थे मुकामात, वहां पे जाके लोगों ने एहतजाज किया। अब उसमें आगे से 2 राय है। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का ये कहना है कि जो लोग एहतजाज करने आए उन्होंने तबाही फेर दी, हर चीज़ तोड़ फोड़ दी, हर चीज़ का तबाही फेर दी और आग लगा दी और लूटमार कर दी। जबकि दूसरी तरफ जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि हम एहतजाज करने ज़रूर गए थे लेकिन वहाँ पे तोड़ फोड़ हमने नहीं की। वो सारा काम जो है वो पहले से लोग वहाँ मौजूद थे और वो कर रहे थे, नकाबपोश, जिन्होंने डंडे मारे, गाड़ियाँ तोड़ी, नुकसानात किए, आग लगाई, और हमारे पहुँचने से पहले ही बहुत कुछ हो चुका था। अब ये 2 अलग अलग चीज़ें। इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब बार बार ये कहते हैं कि आप CCTV फुटेज निकालें
और उसमें देखें, अच्छा वहां सारे सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं लेकिन फुटेज गायब कर दी गई है। ये मामला जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स में भी उठाया गया था कि सीसीटीवी फुटेज कहां है, और उसका जवाब वहां पे भी नहीं दिया जा सका। आम अदालतों में भी ये मामला उठाया गया लेकिन इसका जवाब वहां पे भी नहीं दिया जा सका। तो सीसीटीवी फुटेज गायब कर दी गई जिसके अंदर सारे हकायक थे, और इस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ को एक तकवीयत तो मिलती है कम से कम कि सीसीटीवी फुटेज गायब है। अगर वो फुटेज मिल जाए तो पता चल जाए कि लोगों के आने से पहले कितनी तबाही हुई, लोगों के आने के बाद कितनी तबाही हुई, सिक्योरिटी किस वक्त गायब हुई और सिक्योरिटी किसके कहने पर गायब हुई, और डंडे मारने और तोड़ने वाले लोग कौन थे और वो लोग आज तक पकड़े गए या नहीं पकड़े गए। ये वो सारे सवालात हैं जिनका जवाब अभी तक नहीं मिला इस मामले में। लेकिन बिलावल ने कह दिया कि पीटीआई जो है वो एक दहशतगर्द जमात बन गई 9 मई के बाद। लेकिन बिलावल ने क्या किया और बिलावल की पार्टी ने क्या किया, ये जरा मैं आपके सामने कुछ तफसीलात रखता हूं। नादरीन, जब बेनजीर भुट्टो शहीद हुई ना 27 दिसंबर को, तो 27 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक मुल्क भर में अरबों रुपए की सरकारी और निजी इमलाक लूट ली गई थी। जगह जगह आग लगा दी गई थी, बैंक लूटे गए थे, शहरी लूटे गए थे, लोग कत्ल किए गए थे और खवातीन को अगवा तक किया गया था। मुबैना तौर पे रेप भी किए गए थे। सिंध से पंजाब आने वाली सड़कें और रेलवे ट्रैक तक उखाड़ दिए गए थे। क्या वो दहशतगर्दी नहीं थी? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुबैना तौर पर पीपल्स पार्टी के हामियों के दंगे फसाद के दौरान 47 लोग मारे गए जिनमें पुलिस एहलकार भी शामिल थे। मुबैना तौर पर पीपल्स पार्टी के हामी मुल्क भर और बिलखसूस कराची में अंधाधुंध फायरिंग करते रहे, सियासी मुखालिफिन को ढूंढ ढूंढ कर कत्ल करते रहे। मुल्क भर और बिलखसूस कराची में सिविल वॉर जैसा माहौल बर्पा कर दिया गया। करोड़ों लोग खौफजदा और महसूर होकर रह गए थे। गाड़ियों के साथ बांध कर जो एटीएम मशीनें हैं उन्हें बाहर खींच लिया गया था और मुल्क भर में मुतअद्दिद बैंक जो हैं वो लूट लिए गए थे। दर्जनों बैंकों को आग लगाकर जला भी दिया गया था ताकि रिकॉर्ड ही जल जाए। अल जजीरा के मुताबिक 176 बैंक, 34 पेट्रोल पंप, 72 ट्रेन की बोगियां, 18 रेलवे स्टेशन, सैकड़ों कारें, बसें, मोटरसाइकिल और सरकारी दफातर, इमारतें, सियासी जमातों के दफातर और अनगिनत दुकानें, प्लाजे जलाकर राख कर दिए गए थे। यह किया गया था जनाब पीपल्स पार्टी की जानिब से। जब बेनजीर भुट्टो शहीद हुई थी तो पीपल्स पार्टी को तो किसी ने दहशतगर्द नहीं कहा। इतनी तबाही फेरने के बावजूद इस तबाही के सामने तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 5% भी नहीं किया। 5% भी नहीं किया। रेलवे भी एक कौमी इदारा है, फौज भी एक कौमी इदारा है। बैंक तो नहीं लूटा एक भी पीटीआई ने। बंदे तो कत्ल नहीं हुए, बंदे तो उल्टा पीटीआई के कत्ल हो गए। नादरीन, डॉन न्यूज़ के मुताबिक पाकिस्तान को उस वक्त इस इब्तदाई तौर पे $2 अरब का नुकसान हुआ था और एक डेली टाइम्स की रिपोर्ट है FPCCI, इसका तखमीना है कि GDP का 8% पाकिस्तान का नुकसान हो गया था उन 3 दिनों में। इतनी तबाही फेरी थी पाकिस्तान के अंदर। और आज बिलावल सीधा खड़े होकर बड़े आराम से टिल्ला मुंह करके ये कह रहे हैं कि 9 मई में PTI जो है वो दहशतगर्द बन गई है। तो फिर 27 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक फिर तो पीपल्स पार्टी तो बहुत बड़ी दहशतगर्द जमात बन गई थी। लेकिन पाकिस्तान की खातिर सारे आगे बढ़े थे और यहां 2 साल से एक पॉलिटिकल पार्टी को कुचला जा रहा है, उसको तबाह किया जा रहा है। ये सारा मामला डिजाइन ही एक पॉलिटिकल पार्टी को तबाह करने के लिए है। जबकि बेनजीर भुट्टो का कत्ल एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया है और जिस तरह इमरान खान साहब की गिरफ्तारी एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया है। दोनों पे अवाम का रद्द-ए-अमल जो है वो फितरी है। लेकिन बैंक लूटना कौन सी फितरत है? यानी वो तो बैंक लूट लिया लोगों ने, उसमें से पैसा निकाल लिया, एटीएम मशीनें घसीट के बाहर निकाल ली, इंसानों को कत्ल कर दिया, वो कौन सी फितरत है? तो ये बिलावल साहब को अपनी दफा याद नहीं है कि उन लोगों ने क्या किया था। और आज एक ऐसी जमात जो सिर्फ एहतजाज करना चाहती है पुरअमन तौर पे, उसको दीवार से सिर्फ इसलिए लगाया जा रहा है कि उसकी मकबूलियत का मैदान में ये लोग मुकाबला नहीं कर पाते। नादरीन, 14 अगस्त के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा जी हम जश्न मनाएंगे और आज़ादी का जश्न मनाएंगे और साथ अपनी तहरीक भी जारी रखेंगे। यानी लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और PTI का झंडा लेकर निकलेंगे और लोग जश्न मनाएंगे। एक वीडियो नादरीन मैं देख रहा था, इसमें एक छोटी बच्ची है, लड़की है, वो झंडे बेच रही है पाकिस्तान के और PTI के। अब PTI का झंडा बिकता है ना, तो ये तो गरीब लोग हैं, इन्हें क्या पता ये PTI का झंडा बेच रहे हैं। वो तो पाकिस्तान का झंडा भी इसलिए बेचते हैं कि उस पर 4 पैसे बच जाते हैं। वो PTI का झंडा भी इसलिए बेच रहे हैं कि उस पर 4 पैसे बच जाएंगे। अब वो गरीब है, उसका तो पेट कहता है कि मुझे रोटी चाहिए। वो तो भूख के हाथों मजबूर होकर ये सामान बेचने के लिए सड़क पे बैठे हुए हैं। वहां पुलिस आके उसको हरासा कर रही है। लोग आकर उसे कह रहे हैं जी PTI का झंडा आप नहीं बेच सकते, आप पाकिस्तान का झंडा बेच लें। भैया PMLN का झंडा बेचे, नहीं बिकता, अब क्या करें?
पीपल्स पार्टी का झंडा बेचे, नहीं बिकता, क्या करें? एमक्यूएम का, एएनपी का, बाकियों के झंडे नहीं बिकते, मुफ्त आपको बांटने पड़ते हैं, क्या करें? पीटीआई का वाहिद झंडा है जो दुकान के ऊपर भी बिकता है, जो सड़क के ऊपर भी बिकता है। अब लोगों की डिमांड है, क्या किया जा सकता है? हो सकता है कल ये डिमांड ना हो, लेकिन जब तक है तब तक लोग बेचेंगे। अच्छा नाज़रीन, एक आखिर में मैं एक अनाउंसमेंट कर दूं छोटी सी, कि हम 14 अगस्त पे सब यहाँ पाकिस्तानी, जहाँ मैं मौजूद हूँ बरतानिया में, मैनचेस्टर में हम इकट्ठे होंगे, और इसके हवाले से सोशल मीडिया पे मैं वो अनाउंसमेंट भी कर दूंगा और वीलॉग में बता भी दूंगा, नेक्स्ट वीलॉग में, कि हम किस जगह इकट्ठे होंगे, कहाँ से कहाँ तक वॉक करेंगे। तो हमारा प्रोग्राम है, जितने पाकिस्तानी यहाँ पे मौजूद हैं, बहुत सारे पाकिस्तानी मिलने के लिए भी कहते रहते हैं कि मिलना है, और ये एक ऐसा मौका है कि हमारा आज़ादी का जश्न है, तो हम सब मिलकर मनाएंगे। और मैं आप सबके बीच में अपने दीगर दोस्तों के साथ, जो कुछ और जर्नलिस्ट यहाँ पे मौजूद हैं, उन्हें भी बुलाऊंगा, कुछ बहुत सारे दोस्त यहाँ पे मौजूद हैं, उन्हें भी बुलाएंगे। हम सारे इंशाल्लाह इकट्ठे हो रहे हैं, और कुछ दोस्त पाकिस्तान से भी आ रहे हैं, तो हम पाकिस्तान के झंडों के साथ निकलेंगे और यहाँ मैनचेस्टर में एक रैली निकालेंगे, एक वॉक करेंगे, और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।